थे हम। कैलकुलेटर बनाया हम पहुंचे, कैलकुलेटर बनाया था और इवेंट हैंडलिंग स्टार्ट की थी। नेट बीन्स पे थोड़ा सा काम कर लो तो तुम्हारे ही हक में बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अ, आगे जाके तो होना ही पहली है। मेरा असाइनमेंट नेट बीन नेटबीन्स से ही इंस्टॉल बनाई नहीं हो है। रहा। हैं? नेट बीन इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो मसला हल करो, वो मसला हल करो कि इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा। वो वैसे जेडीके की एक्सटेंशन बोल रहा है। हैं? जेडीके का कुछ वो देता है नोटिफिकेशन। हाँ उसको उनका विजुअल स्टूडियो नहीं हुआ है, होगा सर। विजुअल स्टूडियो भी तो मांगता है, वो नहीं हुआ विजुअल होगा। विजुअल स्टूडियो भी स्टूडियो हुआ हुआ है मेरे पास। नहीं, विजुअल स्टूडियो नहीं मांगता, जेडीके मांगता है। जेडीके मांगता है। वो उस एरर को गूगल करो। वैसे तो बड़ा सिंपल सा इंस्टॉलर है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं होता, बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना होता है। लेकिन वो जो एरर आता है उस एरर को गूगल करो कि क्या प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट होएगा, कोई ऐसी चीज़ होएगी। ओके सर। खपना पड़ता है ज़रा इसके साथ, खपो। अच्छा भाई, लास्ट टाइम जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ तक कोई मसले मसाइल हमने गुई तो ख़त्म ही कर लिया था। गुई तो हमने बना लिया था। ये चीज़ें बनाई थी, बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, ये वो। ऑब्वियसली ये नोटपैड पे भी करना आना चाहिए और ये उस पे भी करना आना चाहिए। मैं ये सारा रिवाइज कर देता हूँ, खुद ब खुद ही रिवाइज हो जाएगा। तो सर पेपर में उधर नेटबीन्स अलाउड होगा? ना ना कंपाइलर ना नेटबीन्स। ये तो नोटपैड पे गए। हाँ नोटपैड पे करो तो बेहतर रहोगे। नेटबीन्स में इसलिए करना पड़ता है कि जो असाइनमेंट्स अब आएंगी ना, पहली पहली जो आती है वो नोटपैड पे आती है, उसके बाद जो असाइनमेंट्स आएंगी वो सारी नेटबीन्स की होंगी, क्योंकि वो इतनी लंबी होती हैं कि अगर उनको आप नोटपैड पे करने बैठो तो फिर बंदा किया बिल्कुल ही। तो ये सिंपल एग्जांपल हमने किया था कि बटन दबाओ, एक्शन इवेंट करो, तो ये एक मतलब कुछ एक्शन लिसनर चल पड़ता है। तो अब ये वाला एग्जांपल ज़रा करो, ठीक है? कि मैं दो नंबर्स लिखूंगा, प्लस दबाऊंगा तो वो प्लस हो जाएंगे, माइनस दबाऊंगा तो वो माइनस हो जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो भी है। तो सबसे पहले तो इस तरह का गुई तुम्हें बनाना है। इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? एक, दो, तीन लेबल नजर आ रहे हैं, तीन टेक्स्ट फील्ड नजर आ रहे हैं और दो बटन नजर आ रहे हैं, ठीक है? अब आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूंगा। वो इस तरह करूंगा कि क्लास लेवल पे ये वेरिएबल्स, ये ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करूंगा, ठीक है? तो पहले जे लेबल, तीन ऑब्जेक्ट्स JL1, JL2 और JL3। फिर जे टेक्स्ट फील्ड के तीन ऑब्जेक्ट्स TF1, TF2 और TF3 और दो बटन्स नजर आ रहे हैं। तो JB1, JB2, बस दो बटन्स, ठीक है? मैंने अभी ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ वो किया है, एक ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी है। अच्छा, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ती है एक फ्रेम की, तो JF उसको भी ऊपर डिक्लेयर कर दो। और इसके अलावा एक कंटेनर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कौन। अब गुई बनाने के स्टेप्स बिल्कुल वही, सिर्फ डिवाइस करना चाह रहा हूँ इसलिए वो किया है। तो JF इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम बनाते हो, ये फ्रेम बन गया। उसके बाद उसका लेआउट वो लेते हो, कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन। और उसके बाद उसका सेट लेआउट करते थे, मैं फ्लो लेआउट पे बनाऊंगा। ठीक हो गया? तो ये मेरा फ्रेम बन गया। अब मुझे उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो JL1 इज इक्वल टू न्यू ए लेबल। और इसमें तुम इसमें वो लिख सकते हो कि तुमने क्या करना है। तो ये फर्स्ट नंबर, ठीक है? और फिर सेकंड नंबर और तीसरा आंसर होएगा। तो JL2 और JL3। तो ये मेरा सेकंड नंबर हो गया और ये मेरा आंसर हो गया थर्ड। लेबल्स के बाद मेरे पास टेक्स्ट फील्ड्स थे, वो भी तीन हैं। तो TF1 इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड।
टेक्स्ट फील्ड का तुम्हें बताया था कंस्ट्रक्टर में सिर्फ उसका साइज आ जाता है, ठीक है। तो मैंने एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, ठीक है, तीनों का साइज सेम है, 2 और 3 मैंने कर दिया। इसके बाद बटन्स थे, तो JB1 जो था वो न्यू J बटन, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लस, और इसी तरह से JB2 इज इक्वल टू न्यू J बटन और उसके ऊपर लिखा हुआ है माइनस। ये मेरे सारे आइटम्स बन गए जो मैं बनाना चाह रहा था। अब जिस तरतीब में इनको ऐड करोगे उस तरतीब में ये ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले JL1 यानी लेबल लग गया, सबसे पहले लेबल है, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फिर लेबल, फिर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो पहले लेबल लग गया, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लग गया, उसके बाद दूसरा लेबल लग गया, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट बॉक्स TF2। अच्छा, इसके बाद दो बटन हैं, तो JB1 और JB2। बटन के बाद तीसरा लेबल और तीसरा टेक्स्ट फील्ड है, तो कॉन डॉट एड JL3 तीसरा लेबल और कॉन डॉट एड तीसरा टेक्स्ट फील्ड TF3, ठीक है। और ख़त्म करते हुए आपको बताया था कि इसका साइज वगैरह सेट कर लिया करो, इसको विजिबल कर दिया करो। ये GUI बनाने का जरा क्विक सा रिवीजन थी। डिफॉल्ट, क्लोज, के फ्रेम, एग्जिट, ऑन, क्लोज, इसका वो था कि ये इससे वो क्लोज हो जाता था। और विजिबल करना ज़रूरी है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल नहीं होता। कल जिस तरह बताया था ये सब कुछ मैंने GUI के अंदर, GUI के कंस्ट्रक्टर के अंदर अब ले गया हूँ। तो मेन के अंदर मुझे सिर्फ इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, कंस्ट्रक्टर में सारा GUI आपने डिफाइन कर लिया हुआ है। तो यहाँ तक तो कोई मुश्किल किसी को नहीं होनी चाहिए GUI बनाने में। जे टेक्स्ट फील्ड, तो ये मेरा GUI बन गया कि फर्स्ट नंबर मैं टेक्स्ट फील्ड में लिखता हूँ, सेकंड नंबर फिर मैं प्लस दबाता हूँ तो वो ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपने मुझे लेके चलना है कि इवेंट हैंडलिंग कैसे होती थी। तो ये GUI बन गया वेरी सिंपल, लेकिन जाहिर बात है जब मैं प्लस और माइनस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। तो वो इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से करते थे? हाँ जी भाई, करता है कोई? इवेंट हैंडलिंग जरा मुश्किल काम है, इसको मैं कर करके संभालना पड़ेगा। तो इवेंट हैंडलिंग में 3 स्टेप्स होते थे। इवेंट जनरेटर्स बनाते थे, इवेंट हैंडलर बनाते थे और फिर रजिस्ट्रेशन करते थे। ये हमेशा 3 स्टेप्स हैं। इवेंट जनरेटर्स बन चुके हैं, ये GUI होता है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इवेंट हैंडलर कैसे बनता है। ये इंटरफेसेस थे कॉल्ड लिसनर्स, ये ऑलरेडी जावा में मौजूद थे, तुम्हें सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट करके काम करना होता था। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला इंटरफेस था जिसकी हमने कल बात की थी वो एक्शन लिसनर था। इसके अंदर सिर्फ एक मेथड था एक्शन परफॉर्म्ड का। तुम इवेंट हैंडलर बनाते किस तरह थे कि तुम किसी भी क्लास को कह दो कि वो इम्प्लीमेंट्स करती है किसी लिसनर को, ये इवेंट हैंडलर बन गया, खत्म बात। कोई भी ऐसी क्लास जो एक इंटरफेस को, एक लिसनर को इम्प्लीमेंट कर दे, वो इवेंट हैंडलर होता है, ठीक है। अब जब इम्प्लीमेंट करते हो तो उसकी शर्त थी कि उस इंटरफेस में जितने भी मेथड्स थे उनकी बॉडी तुम्हें प्रोवाइड करनी थी। यानी यहाँ पे तुम्हें नीचे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड
बॉडी प्रोवाइड करनी है, और ये तुम्हारा इवेंट हैंडलर बन गया। तो इवेंट हैंडलर्स कैसे बनते हैं? सादा सा काम है, इंटरफेसेस मौजूद हैं, उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हारा वो ये क्लास तुम्हारी हैंडलर बन जाती है। तीसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन ये होता था कि हम ये कहते हैं कि JB1 जो बटन था उसके ऊपर हम ऐड एक्शन लिसनर करते थे और उसको बताते थे कि उसका हैंडलर कहाँ पे है। ये मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से है कि जावा में जब आप बटन्स क्लिक कर रहे होते हो तो एक्शन इवेंट्स तो हो रहे होते हैं, वो JVM के पास जा रहे होते हैं, लेकिन JVM उनको इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसके पास उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई हैंडलर मौजूद नहीं है। इस लाइन में आप JVM को ये बता रहे हो कि भाई जो JB1 नाम का बटन है उसके ऊपर ये फलाना हैंडलर लगा दो, और इसका हैंडलर कौन होएगा? वो दिस होएगा। दिस का मतलब है यही क्लास उसको हैंडल करेगी। ठीक हो गया, ये यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक हो गया, हैंडलर बन गया। अब बाकी काम कोडिंग है जो आप इस हैंडलर के अंदर करते हो कि इसके अंदर अब आप क्या लिखोगे और कैसे काम करोगे। तो मेरा मुद्दा ये था कि मैं फर्स्ट नंबर में 12 लिखूंगा, दूसरे में 2 लिखूंगा, प्लस दबाऊंगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो ये कोड अब आपने लिखने की कोशिश करनी है हैंडलर के अंदर। तो जो दोनों डब्बे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम TF1 और TF2 है। तो सबसे पहले TF1 की वैल्यू उठाओ कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो वो TF1 डॉट गेट टेक्स्ट के मेथड से वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि तुम नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हो, तुम्हें इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट करना पड़ेगा। पहले पड़ी बात। और इसको स्टोर करवा लो इंट x में। ये तुम्हारा पहला वो हो गया। इसी तरह से इंट y के अंदर तुम दूसरे डब्बे की वैल्यू उठा लेते हो। TF1 डब्बा है, उसका गेट टेक्स्ट करोगे तो जाहिर बात है जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है वो तुम्हें मिल जाता है। उसको तुम इंटीजर में कन्वर्ट करके चुप करके इंटीजर में रख लेते हो। इसके बाद इंट सम इज इक्वल टू x प्लस वाई कर लो, ये जमा हो गया। अब जो जवाब है, जो आंसर है, वो तुमने इस तीसरे डब्बे में रखवाना है। ठीक है, तो TF3 जो डब्बा है, जो तीसरा डब्बा है, उसका इस दफा सेट टेक्स्ट करोगे और उसके अंदर सम कर दोगे। एक दफा इसको चला के देखेंगे क्या करता है। तो हम 12 और 3 कहते हैं और प्लस दबाते हैं तो आंसर 15 आ जाता है। अब माइनस के बटन पे हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, तो माइनस के बटन को कैसे संभालना है? माइनस के बटन को तो हमने रजिस्टर ही ना किया हुआ, तो माइनस के बटन को भी रजिस्टर कर दो। उसको कहो कि JB2 जो है सेकंड बटन है, अभी हैंडलर यही है। इसका मतलब ये है कि पहले बटन को भी यही क्लास हैंडल करेगी, दूसरे बटन को भी यही क्लास हैंडल करेगी। यानी चाहे पहला दबाओगे इधर आ जाओगे, चाहे दूसरा दबाओगे इधर आ जाओगे। तो अब बेसिकली करना तुमने ये है कि यहाँ पे आके तुमने ये पहचानना है कि बटन कौन सा दबा है। दोनों केसेस में तुम इसी मेथड में लैंड करोगे। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे आके पहचानना पड़ेगा कि भी कौन सा बटन दबा है, उस हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे पहचानोगे जी? इफ ऐसे नहीं, लेकिन पहचानोगे कैसे कि देखो ना, अभी ये हो रहा है कि अगर मैं माइनस भी दबाता हूँ, अभी मैंने सेव ही नहीं किया, खैर अभी ये होएगा कि जब मैं माइनस भी दबाऊंगा तब भी यही कोड चलेगा, प्लस भी दबाऊंगा तो यही कोड चलेगा, क्योंकि हमने माइनस का वो डाला ही नहीं है। नहीं हाँ। मैं पहला बटन दबाऊंगा यही हैंडलर चलेगा, मैं दूसरा बटन दबाऊंगा यही हैंडलर चलेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में मैंने आना तो इधर ही है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ आके ये पहचानोगे कैसे कि कौन सा बटन दबा है या क्या हुआ है। वहां पे ये ऑब्जेक्ट काम आता है। जब भी आप कोई इवेंट करते हो तो उस इवेंट से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन बंद की जाती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है एक्शन इवेंट ई वाला। यानी इस ई के ऑब्जेक्ट से आपको पता चलेगा कि बटन कौन सा दबा है।
तो आई थिंक ये ई की गेट सोर्स का मेथड होता है, मुझे सही याद नहीं है। अगर ये बराबर है JB1 के तो आप इंट ऊपर डिक्लेयर कर दो, ठीक है, और एल्स में कह दो कि सम इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, मुझे इस पे शक है, गेट सोर्स पे मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार चला के देखूँ। ठीक है, सही है, यही है। तो प्लस दबाते हो तो जमा होके आ जाता है 14, और अगर माइनस दबाते हो तो माइनस होके आ जाएगा 12 माइनस 2 10। जरा बात को फॉलो करना दोबारा। हमने दोनों बटन्स को कहा है कि तुम्हारा हैंडलर यही क्लास है, इसका मतलब है चाहे JB1 दबाए बंदा, चाहे JB2 दबाए, उसने आना इधर ही है। इधर आके आपने ये देखा कि उस वो जो इवेंट यूजर ने किया है रन टाइम पे, जो उसने बटन दबाया है, अब आपको उस इवेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो सारी जब भी इवेंट होता है उससे मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट ई के अंदर पड़ी होती है। उस ई की आपने सोर्स चेक की कि दबा कौन सा है। अगर JB1 दबा है तो जमा कर दो, वरना माइनस कर दो। अगेन ये बुक में से है बिल्कुल एग्जाम्पल, तो ना समझ आए तो बुक से देखना। लो, ये एक तरह की आपकी रिवीजन थी। अब जरा आगे चलें, तो अगर इजाजत है तो चलूँ आगे। जी यस सर। सर। दूसरा इंटरफेस है आपका माउस मोशन लिसनर। इसके अंदर होता है दो मेथड्स होते हैं, एक माउस मूव्ड का और एक माउस ड्रैग्ड का। जरा संभाल के करना, अब ये तुमने खुद करने की कोशिश करनी है। सूली तौर पे अब जावा यही है कि बस तुम्हें एक काम करना आ गया तो अब तुम डॉक्यूमेंटेशन खोलते हो, डॉक्यूमेंटेशन से तुम्हें पता चलता है कि अच्छा यार माउस मोशन लिसनर नाम की एक चीज़ है, तो उसके अंदर तुम मेथड्स देख लेते हो कौन कौन से हैं, अब तुम्हें ये इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, इस्तेमाल इसको मैं ऐसे करूंगा कि मैं सिर्फ दो टेक्स्ट फील्ड्स रखूंगा, डन, खत्म। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो टेक्स्ट फील्ड्स मौजूद हैं। यार या वो भी कर लें, एक बटन नहीं नहीं, बड़ा अजीब हो जाएगा, इस तरह ना करो। अच्छा, मेरे पास सिर्फ दो टेक्स्ट फील्ड मौजूद हैं। अब मैं करना ये चाहता हूँ, मैं तुम्हें चला के दिखा दूं कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तीन टेक्स्ट फील्ड होने चाहिए। ठीक हो गया। मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं माउस इस फ्रेम के ऊपर मूव करूंगा, ये जो मैं इस वक्त मूव कर रहा हूँ, तो ये इवेंट हो रहा है ना, ये भी एक इवेंट है कि मैं माउस मूव कर रहा हूँ। तो जिस जगह पे मैं मूव कर रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हुए आने चाहिए। उसका एक्स कोऑर्डिनेट इधर आना चाहिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट इधर आना चाहिए, और पहले डब्बे में ये लिखा हुआ आना चाहिए कि मैं माउस को मूव कर रहा हूँ या ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कहानी में इवेंट कौन सा हो रहा है? डेफिनेटली माउस मोशन का इवेंट हो रहा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये है। अच्छा, अब इसको तुमने संभालना कैसे है? तुम इसको संभालोगे कि इंप्लीमेंट करोगे माउस मोशन लिसनर को। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, यानी एक्सटेंड नहीं लिख सकते तुम ज्यादा क्लासेस के साथ, लेकिन इंप्लीमेंट लिख सकते हो। यानी एक ही क्लास कई इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, नो प्रॉब्लम। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसके मेथड्स उसने प्रोवाइड किए हैं और इसके मेथड्स प्रोवाइड किए हैं। इसके मेथड तो प्रोवाइड किए हुए हैं, अब माउस मोशन के मेथड्स भी हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वरना ये क्लास कंपाइल नहीं होएगी। तो मैं एक्शन परफॉर्म लिखा रहने दूंगा और यहाँ पे आके कहूँगा कि पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड। अब माउस इवेंट होएगा, और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड माउस इवेंट। ठीक है जी, ये लिखने से अब आपकी क्लास कंपाइल हो जाएगी। वंस अगेन,
मैंने एक्शन लिस्नर को नहीं हटाया, वो मौजूद है, लेकिन मैंने कहा है कि मेरी यही क्लास एक और लिसनर, एक और उसको इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करती है। दैट इज़ फाइन, बस शर्तें पूरी करो। तो शर्त ये थी कि इसके जितने भी मेथड्स थे वो आपको यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे और उनकी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बॉडी बाद में प्रोवाइड करनी। आखिरी स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है, वो ना भूला करो। इस दफा मैं जेएफ को कहता हूँ कि सेट माउस मोशन, सेट होता है, ऐड होता है, ऐड माउस मोशन लिसनर, और उसका हैंडलर यही क्लास है। इट मीन्स कि अब जब फ्रेम के ऊपर माउस मोशन होएगा तो जावा ढूंढेगा उसका लिसनर इस क्लास में, उसका उसका हैंडलर उसको मिल जाएगा इस क्लास में और वो काम कर देगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, वो सिंपली वही डब्बों के अंदर वैल्यू सेट करवा देंगे। पहले डब्बे के अंदर हम कहेंगे कि ये मूव्ड हुआ है, दूसरे डब्बे के अंदर आपको चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। कोई आइडिया किसी को कि एक्स कोऑर्डिनेट कहां से आएगा? हम किस जगह पे माउस हिला रहे हैं उस जगह का एक्स कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। तो हमने कहा है कि यूजर जो भी इवेंट कर रहा होता है उस इवेंट से मुतालिक तमाम डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर बंद हुआ होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है गेट एक्स का, वो एक्स कोऑर्डिनेट आपको उसका ला के दे देगा। और तीसरे में गेट वाई, थोड़ा अच्छा करके लिखना है तो इस तरह लिख लो कि x इज इक्वल टू और प्लस कर लो, और इधर लिखना है तो y इज इक्वल टू। ये माउस मूव्ड के केस में होएगा। यही 3 लाइनें माउस टैग के अंदर भी लिख दी मैंने। फर्क सिर्फ ये आएगा कि पहले डब्बे में मैं इस दफा लिख दूंगा टैग, ताकि हमें नजर आए कि दोनों में फर्क है। ठीक है, तो वो मैंने अभी दिखाया भी नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद ही हो गया, क्योंकि मैं अब जैसे जैसे मूव कर, एक्स नहीं आ रहा, एक्स क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ से भी मैं तुम्हें एक नई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज दिखा सकता हूँ। ग्राफ पेपर अगर तुम बनाओ ना, तो ग्राफ पेपर का 0 0 यहाँ पे होता है, इस कोने में 0 0, फिर एक्स इधर जाता है, वाई इधर जाता है। स्क्रीन के अंदर 0 0 इधर होता है, ऊपर टॉप लेफ्ट पे 0 0 होता है। अब वो 0 मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि वो माउस बड़ा है, लेकिन बाल 0 0 इधर होता है। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे वाई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और तुमने 300 का फ्रेम बनाया तो 300 तक जाएगा। इसी तरह एक्स भी 0 यहाँ पे है, जैसे जैसे आगे जाओगे एक्स बढ़ता जाएगा। एक्स आ क्यों नहीं रहा मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, मैंने डब्बा ओवरराइट कर दिया। तो जब मैं मूव करता हूँ तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और अब मैं ड्रैग करने लगा हूँ। मैं बटन दबा के ड्रैग कर रहा हूँ तो ड्रैग पे आ रहा है, और फिर छोड़ दूंगा बटन तो मूव आ रहा है। ये सारा गेमिंग में इस्तेमाल होता है। गेमिंग में आफ्टर ऑल तुम जब जहाँ पे माउस क्लिक करते हो तो तुम्हारा जहाज या तुम्हारी बॉल वहीं पे आ जाती है, तो वो उसको पता कैसे चलता है, वो उस इवेंट का कोऑर्डिनेट उठाता है ना, कि जिस जगह पे तुमने माउस क्लिक किया होता है उस जगह का कोऑर्डिनेट उठाता है और तुम्हारे जहाज को वहां पे मूव कर देता है। ये माउस मोशन लिसनर का एक एग्जांपल था। इसके इंटरफेस में 2 मेथड्स पड़े होते हैं, माउस ड्रैग्ड और माउस मूव्ड। अच्छा, फिर माउस लिसनर भी है। माउस लिसनर अलग है, जिसमें प्रेस, क्लिक, रिलीज, एंटर्ड, एग्जिटेड, ये 5 मेथड्स पड़े हुए हैं। कि माउस, वो जब माउस का क्लिक करते हो ना तो उसमें 2 इवेंट्स होते हैं। पहले वो प्रेस होता है, यानी बटन जब नीचे जाता है तो वो प्रेस है, और जब बटन छोड़ते हो तो वो रिलीज होता है। इसको तुम अलग अलग संभाल सकते हो अगर चाहो तो। क्लिक के ऊपर कुछ और क्लिक ये होता है कि फास्ट क्लिक, जो एक बस क्लिक जल्दी से क्लिक कर दिया। खैर ये एग्जांपल नहीं मैं करूँगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं विंडो वाला एग्जांपल करूँगा। हाँ, मैं विंडो वाला करूँगा। लो जी, विंडो लिसनर ये है। अगेन तुम्हारा अब मुद्दा ये होना चाहिए कि बस तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन दिखा दी जाए तो तुम काम कर सकते हो। तो ये विंडो लिसनर है और ये इसके सारे मेथड्स हैं। ठीक है जी।
विंडो एक्टिवेटेड, क्लोज, क्लोजिंग, डीएक्टिवेट, डी आइकॉनिफाइड, आइकॉनिफाइड, ओपन, 7 मेथड। अब अगर तुमने विंडो लिस्नर संभालना है, फॉर एग्जांपल विंडो लिस्नर संभालना क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ये होता है कि जब मैं फॉर एग्जांपल इस विंडो, ये पूरी विंडो जो है, इस पूरी विंडो को जब मैं कुछ भी करता हूँ, इसका साइज चेंज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ, तो ये सब इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ क्लोजिंग का इवेंट। क्लोजिंग का इवेंट ये है कि जब ये क्रॉस दबाते हो तो ये क्लोजिंग का इवेंट चलता है। तो क्लोजिंग के इवेंट पे हम कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, अगेन स्टेप्स क्या होंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे विंडो लिस्नर को। मुझे पिछला कोड खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली अपनी क्लास के अंदर विंडो लिस्नर को भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और मैं कहता हूँ कि अब मेरे फ्रेम के ऊपर ऐड कर दो विंडो लिस्नर भी। इस लाइन से जावा को ये पता चल जाता है कि भाई जब विंडो के ऊपर कोई इवेंट होएगा तो मैंने इस क्लास में आके उसको हैंडल करना है। अब जरा पॉइंट गौर से देखना, मैंने संभालना है सिर्फ इसको, विंडो क्लोजिंग चाहिए मुझे सिर्फ, लेकिन क्योंकि मैंने लिखा है इम्प्लीमेंट्स, तो इम्प्लीमेंट की शर्त है कि मुझे सारे 7 मेथड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अब मुझे 7 मेथड्स यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो प्रोवाइड करने से मेरी मुराद है कि उसकी बॉडी इस तरह से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस तरह पॉइंट दिमाग में रखना, थोड़ी देर बाद काम आएगा। प्रोग्रामिंग किसकी करनी है, तुम्हें आइकॉन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ओपन की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ क्लोजिंग की प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसकी प्रोग्रामिंग कर लो कि उसके ऊपर तुम चाहते क्या हो, क्या क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जे ऑप्शन इन शो मैसेज डायलॉग नल ऑफ ना करो प्लीज। गौर करना, मैंने सिर्फ एक उसका मेथड संभालना था, सिर्फ क्लोजिंग वाला, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है। अगर तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये शर्त है कि उसके अंदर जितने मेथड्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे तुमने प्रोवाइड करने हैं, वरना काम नहीं चलता है। ये क्या हुआ, अच्छा तो मेरा माउस का इवेंट सारा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, लेकिन मैंने अब ये ऐड किया है कि अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्लोजिंग का इवेंट ट्रिगर होएगा और वो मुझे एक मैसेज दे देगा कि जो भी मैंने लिखा है, और फिर एप्लीकेशन बंद होती है। तो तुम्हें जौन सा भी इवेंट हैंडल करना है, तुमने कोई नया काम नहीं करना, तुमने जावा की डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है, तुमने पढ़ना है कि भाई वो इवेंट कैसे हैंडल करते हैं। बल्कि नेटबीन्स में तो इससे भी आसान है, नेटबीन्स में तो सिर्फ ये है कि आपने राइट क्लिक करना है, वहाँ सारे इवेंट्स लिखे हुए आ जाते हैं, उनमें से जौन सा संभालना है उसको क्लिक करके आप हैंडल कर लेते हो। लेकिन अगर हाथ से करना है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन खोलो और देखोगे कौन से वाला तुम इवेंट हैंडल करना चाहते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, उसकी लिसनर क्लास बना दो, अल्लाह अल्लाह खैर से। हाँ जी भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन आ रहा है, बताओ। अगर हम इवेंट हैंडलर पे उसे क्लोज करते हैं, वो चाहते हैं दोबारा वही खुल जाए, तो वो लिख दो, वो फिर फ्रेम को दोबारा विजिबल कर दो आई गेस। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं करके देखता हूँ तो कि फिर जब यहाँ जब क्लोज करेंगे तब तक वो ही ओपन हो जाएगा। है। जब जब उसे क्लोज करेंगे इस तरह, तो वो क्लोज ही नहीं ना होगा। हाँ, फिर वो ओपन ही होता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल सेट विजिबल, प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग पहले चलता है, जब क्लोज्ड होता है ये काम आपको क्लोज में करना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे, कि जब विंडो क्लोज हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर तुम चाह रहे हो कि दोबारा फ्रेम चल विजिबल जाए। हो जाए, शायद इस तरह से, वरना ये है कि उसका ऑब्जेक्ट बना के फिर वो करना पड़ेगा। तो ये क्लोजिंग चला है और अब क्लोज्ड है, लेकिन नहीं, विजिबल से नहीं हुआ। आई थिंक उसका आई थिंक एप्लीकेशन का को दोबारा चलाना पड़ेगा। मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन वो मतलब हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे गुई क्लास का दोबारा एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो, यानी जब वही कॉन्सेप्ट है ना कि जब गुई का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर वही होएगा कि
दोबारा एक नया फ्रेम बन जाएगा। लेकिन मसला ये कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। पता नहीं है ये भी आइडिया चलेगा या नहीं हमारा, तो नहीं चला क्योंकि ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है। इसको किसी तरह से रोकना पड़ेगा फिर, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है, यहाँ पे कोई पॉज डालना पड़ेगा या कुछ डालना पड़ेगा। आंसर नहीं पता, देख के बताऊंगा। मैं इसको फिलहाल हटाने लगा हूँ। नेटबीन्स में बड़ा आसान है ये वाला काम जो तुमने कहा है, क्योंकि नेटबीन्स है। अगर किसी को तंग करना हो तो ये प्रोग्राम चला के छोड़ दे। हाँ, क्योंकि वो मतलब आप वो एक विंडो, बल्कि नेटबीन्स में तो आप ये कर सकते यार। इसका एक्चुअली आंसर ये है कि 3 डिफरेंट क्लासेस बनाओ, 1 2 3। पहले के अंदर एक GUI होए, दूसरे के अंदर दूसरा GUI होए, और तीसरे के अंदर मेन पड़ा हुआ है। अब जब वो पहले GUI की क्लोजिंग करेगा, ठीक है, तो वहां से दूसरा GUI ओपन कर दो, और जब दूसरा GUI ओपन करेगा तो पहला ओपन कर दो। इंटरेस्टिंग है, करके देखो क्या क्या करता है। कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ेगा, या जावा को जाके टास्क मैनेजर में से किल करना पड़ेगा, कि जावा को ही किल करोगे तो काम चलेगा। अच्छा, ये खत्म नहीं हुए, ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी बुक में बस यही 3 इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में एक थोड़ा सा मसला था। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है, अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था। वो ये था कि हमने सिर्फ एक मेथड को यूज करना था, ये विंडो क्लोजिंग को। तो प्रॉब्लम हियर इज दैट इवन इफ यू जस्ट want to use one method, you still need to provide body for all methods. ये क्यों है? This is because implements works that way. आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट ऐसे ही चलता है। जब आप एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका बिहेवियर यही है कि आपको सारों की बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसकी शर्त ये है, ठीक है। अच्छा, इस मसले को डील करने के लिए जो तरीका बनाया गया है वो ये है कि अडेप्टर क्लासेस बनाई गई है। Solution to this is that Java has already implemented all these interfaces, यानी listener classes जो होती हैं वो interfaces हैं in the form adapter classes. You can inherit from these adapters and override your particular method. जरा काफी टेक्निकल हो जाएगा अब काम। विंडो लिसनर के अगेंस्ट जावा ने एक विंडो अडेप्टर की क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, जावा में पड़ी हुई है ऑलरेडी क्लास। इस क्लास के अंदर ऑल मेथड्स आर ऑलरेडी implemented with empty body. ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जो मेथड मुझे नहीं चाहिए थे उनकी मैंने एम्प्टी बॉडी लगा दी है। वो शर्त ही पूरी करनी है ना, वो शर्त मैंने पूरी कर दी। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि जावा के अंदर ऑलरेडी एक अडेप्टर क्लास पड़ी हुई है जिसके अंदर ये सारे मेथड्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं, लेकिन खाली बॉडी के साथ, ठीक है। ट्रिक ये होएगा कि तुम अब करोगे उस अडेप्टर क्लास से इनहेरिट। मैं अब इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा विंडो लिसनर से, सॉरी इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स विंडो अडेप्टर। और बाय द वे एक्सटेंड और इंप्लीमेंट्स एक ही क्लास में कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। एक्सटेंड एक ही क्लास से करोगे। तो मैंने कहा मैं एक्सटेंड करता हूँ विंडो अडेप्टर को। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये सारे मेथड्स तो मेरे पास आ गए क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस किया। तो ये सारे मेथड्स, विंडो एक्टिवेटेड, क्लोजिंग, ये सब मेरे पास आ चुका है। यू कैन इनहेरिट फ्रॉम दिस अडेप्टर। अब तुम्हारे पास सारे वो मेथड्स आ चुके हैं। अब तुमने ओवरराइड करना है सिर्फ उस मेथड को जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो मुझे सिर्फ विंडो क्लोजिंग की जरूरत थी, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया।
में एक दो सिंटेक्स में मसले हो सकते हैं। ठीक है, नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है, यही है। सिंटेक्स में एक मसला आता है मेरे ख्याल एक्सटेंड्स पहले लिखना होता है और इम्प्लीमेंट्स बाद में लिखना होता है। अगर इनको उल्टा कर दो तो ये भी एक सिंटेक्स में प्रॉब्लम है। तो अडेप्टर क्लासेस यूजफुल है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो तुम इवेंट हैंडलिंग नहीं कर सकते। नहीं, इवेंट हैंडलिंग सारी होती है इंटरफेसेस की मदद से। इंटरफेसेस को कहते हैं लिसनर्स, जो ये सारे तुम इस्तेमाल करते आए हो। हर लिसनर के अगेंस्ट एक अडेप्टर क्लास पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है जावा में। सॉरी, इसके अगेंस्ट नहीं होएगी, ये लिखा होएगा कि ये एक्शन लिसनर के अगेंस्ट एक्शन अडेप्टर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? एक्शन लिस्टर के अंदर मेथड कितने थे? एक ही तो मेथड था। तो एक ही मेथड के लिए अडेप्टर बनाना तो फजूल बात है भाई। सारा प्रॉब्लम ये था लिसनर्स के साथ कि अगर तुम्हें सिर्फ एक बिहेवियर संभालना था तो तुम्हें सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम थी लिसनर्स में। तो इसका इलाज निकाला गया कि इसके अडेप्टर्स बनाए गए। अडेप्टर्स से तुम करते हो इनहेरिट। ये इंपॉर्टेंट है कि तुम सिर्फ इनहेरिट करते हो और इनहेरिट के बाद ओवरराइड करते हो जो तुम्हारा को खास वो है, जो जो भी तुम काम करना चाह रहे हो। तो अब तुम एक्सटेंड करना शुरू करोगे। तो ये एग्जांपल है जो मैंने करके दिखाया है कि अब मैं एक हैंडलर क्लास बनाता हूँ जिस जो एक्सटेंड करती है अडेप्टर को, और अब मुझे सिर्फ एक मेथड लिखने की जरूरत है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ये बचत इससे सर जिसके भी एक से ज्यादा मेथड्स होंगे उसमें अडेप्टर यूज होगा। यूज नहीं होएगा। आपके पास चॉइस है, चॉइस। चॉइस है। देखो, अगर आप माउस मोशन लिसनर संभाल रहे हो और माउस मोशन में कितने थे मेथड्स? 2 मेथड्स थे। अगर तो तुम्हें वो दोनों मेथड इस्तेमाल करने ही करने हैं तो फिर तो इम्प्लीमेंट ही कर लो, फिर क्या मसला है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुमने सिर्फ एक इस्तेमाल करना है तो तुम टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए तुम अडेप्टर इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों रास्ते बिल्कुल वैलिड हैं। इससे एक्सटेंड करते हो, इससे इम्प्लीमेंट करते हो, बस ये फर्क है। ओके सर। अच्छा, अब अडेप्टर्स में जो मसला आपको आता है, अडेप्टर्स में भी मसला आता है ना, मसले नहीं जान छोड़ता है। तो अडेप्टर्स के साथ क्या मसला आता है? इशू विद द अप्रोच यूजिंग adapters is that you cannot have multiple inheritance in Java. ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल ये है कि थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे कि हम इंप्लीमेंट कर रहे थे ये सारे लिसनर एक ही क्लास में और कोई दुनिया का मसला नहीं था। हम सारे लिसनर्स को एक ही क्लास में संभाल लेते थे और कोई मसला नहीं था, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरा दिल करे यहाँ पे कि मैं इसके आगे कॉमा लगा के माउस मोशन अडेप्टर भी संभालना चाहूँ तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाती है, क्योंकि ये तो एक्सटेंड हो रहा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाती है। ये अलाउड नहीं है जावा में। अब ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई कि वो लिसनर में बहुत ज्यादा मेथड्स थे, एक करना था, उसका इलाज अडेप्टर बनाया, अडेप्टर से इनहेरिट किया। अडेप्टर की अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, एक क्लास मल्टीपल इवेंट्स को संभाल नहीं सकती। अब इसके 2-3 सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि तुम अलग-अलग हैंडलर्स बना दो, ठीक है। इसमें जो बेसिक इशू है वो ये है कि जावा अलाउज सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसका एक बड़ा साफ सुथरा इलाज ये है कि तुम मल्टीपल क्लासेस बना दो, जो आपकी बुक में बिल्कुल नहीं किया हुआ, क्योंकि वो मुश्किल बड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एक इधर गुई की क्लास बनाओ जिसमें तुम्हारा गुई हो, इधर तुम बनाओ एक एबीसी क्लास ए जो एक्सटेंड करती है विंडो अडेप्टर को, ठीक है जी। ये तुम्हारा विंडो का हैंडलर क्लास होगा। अच्छा, यहाँ पे बनाओ एक बी क्लास जो एक्सटेंड करती है माउस अडेप्टर को या वॉट एवर। अब
क्योंकि हर क्लास सिंगल इनहेरिटेंस कर सकती है, ये एक अलहदा क्लास है, ये एक अलहदा क्लास है। अब जब जब इवेंट हैंडलिंग करनी है GUI के अंदर, तो उधर इसका ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट पास कर दो। हम क्या करते आए हैं कि हम GUI की क्लास के अंदर ही उस यानी GUI की क्लास को ही हम एज हैंडलर यूज करते आए हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है। GUI की क्लास अलहदा हो सकती है, हैंडलर की क्लास अलहदा हो सकती है। सिर्फ फर्क ये आएगा कि जहां पे आप ये दिस लिखते हो ना, वहां पे आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट पकड़ाना पड़ेगा। यानी GUI के अंदर जब मैं कहूंगा कि भाई इसके ऊपर माउस मोशन लगाओ, तो मुझे इस क्लास का B क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पकड़ाना पड़ेगा। बट दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ डूइंग इट, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है करने का। तो एक तो सिंगल इनहेरिटेंस से बचने के लिए सोल्यूशन ये है कि टू गेट अराउंड दिस you can use separate classes, separate handler classes for each event. Now each class will be inheriting from a single interface, from a single adapter. ठीक है। अब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है। अगर ये एग्जांपल ये आपकी बुक में नहीं है और अगर आप ये एग्जांपल करने बैठोगे, आपके सिर में दर्द हो जाएगा। छोटे छोटे से मसले ऐसे ऐसे आएंगे ना कि यहाँ पे बटन है वो इधर नजर नहीं आएगा, फिर उसका गेटर सेटर बनाओगे, मतलब बड़े मसले आते हैं विजिबिलिटी के बहुत ज्यादा। और इसका एक दूसरा सोल्यूशन जो है वो ये है, बल्कि जो क्लीनर सोल्यूशन है, क्लीनर सोल्यूशन इज टू यूज इनर क्लासेस। इनको तुम नेस्टेड क्लासेस भी कहते हो। नेस्टेड क्लासेस का सोल्यूशन ये है कि बजाय इसके कि ये क्लासेस बाहर होएं, ये GUI क्लास के अंदर होएंगे। ये जो मैंने डब्बे बनाए हैं, ये पूरी क्लास है, ये पूरी एक क्लास है जो विंडो का इवेंट हैंडल कर रही है। बेसिकली ये जो क्लास लिखी हुई है ना, वो सारी इधर आ जाएगी, और ये जो क्लास लिखी है वो सारी इधर। ये इनर क्लासेस या नेस्टेड क्लासेस कहलाती हैं, जो क्लास के अंदर क्लास होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बड़े फायदे हैं यहाँ पे। ये विजिबिलिटी के मसले खत्म हो जाते हैं, ये सारे मसले खत्म हो जाते हैं। तो जो सोल्यूशन है वो बेसिकली इनर क्लासेस है। तुम्हारी GUI की क्लास, तुम अपनी हैंडलर की पूरी क्लास ही उधर लिख दो। ठीक है। और एक नहीं, जितनी मर्जी लिखो, मतलब पता नहीं इसने, हाँ ये इसने दिखाया है कि आप 2 भी कर सकते हो। मुझे एक बार देखने दो कि मैंने इसको एंड कहाँ करना है, फिर मैं रुक जाता हूँ। वेरी गुड, यही एंड करना है, यही आखिरी चीज़ है। तो ये कर लो, 5 मिनट लगेंगे लेकिन ये कर लो, क्योंकि फिर इसका मौका कभी नहीं मिलना। लो जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ? अब मैं करने लगा हूँ कि मैं ये जो विंडो अडेप्टर है, इसको मैं संभालूंगा इनर क्लास में। तो देखना कैसे है। मैं अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे एक और क्लास बनाने लगा हूँ। हो गया। यहाँ पे मैं एक नई क्लास खड़ी करने लगा हूँ, पब्लिक क्लास विंडो हैंडलर नाम रखा है WH। ये एक्सटेंड्स करती है विंडो करली ब्रेस करली ब्रेस। ये नेस्टेड क्लास बन गई, मेरी क्लास के अंदर एक क्लास बन गई। और इसके अंदर मैं कोई भी मेथड, वो जो भी मैंने लिखना था विंडो क्लोजिंग वाला, वो मैं मेथड लिख देता हूँ। अल्लाह खैर से। अब फर्क क्या आएगा? फर्क सिर्फ ये आएगा कि यहाँ पे जब मैं उसको बताऊंगा कि विंडो लिसनर को कौन संभाल रहा है, तो वो दिस क्लास नहीं, दिस नहीं संभाल रही। तो मुझे यहाँ पे विंडो हैंडलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है। दिस शुड बी फाइन, लेकिन इसमें भी बड़े टेक्निकल मसले आते हैं इनर क्लासेस में। चल रहा सारा ठीक है। तो अब ये बड़ी पावरफुल चीज हुई है। मैंने पूरी की पूरी क्लास जो है, जो मैंने बाहर लिखनी थी, अलहदा से लिखनी थी, वो इधर ही टाइप कर दी है। अब चाहे इसको बाहर लिखो एक अलहदा फाइल में, चाहे इसको इधर लिखो, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अब तुम यहाँ पे दिस नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस क्लास, ये अब तुम्हारी हैंडलर क्लास नहीं है। अब तुम्हारी हैंडलर क्लास WH नाम की क्लास है। तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे तुम्हें पास करना पड़ेगा ऐड विंडो लिस्नर में, और फिर ये काम हम कर सकते हैं। मुश्किल है? हाँ जी, काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। और इसका एंड जो है, जो मैं तुम्हें नहीं करवा रहा, वो
anonymous inner classes हैं. There is even a concept of anonymous inner classes जिसमें क्लास लिखने की जरूरत ही नहीं होती, वो anonymous है, वहीं पे कर लेते हो. अच्छा, अब ये टॉपिक का एंड है क्या? टॉपिक का एंड ये है कि GUI बनाना आपने कल सीखा. किसी बंदे को कोई दुनिया में मुश्किल नहीं आ सकती GUI बनाने में, मैं नहीं मानता. अगर आती है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है और कुछ नहीं है. इवेंट हैंडलिंग इंतहाई टेढ़ा काम है. हालांकि सब कुछ मौजूद है पहले से, जावा में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो उसको करना, संभालना उसको बड़ा मुश्किल सा काम है. तो इवेंट हैंडलिंग कैसे संभलती थी? इंटरफेसेस के जरिए, जिनको लिसनर्स कहते हो. कुछ लिसनर्स के मैंने तुम्हें एग्जांपल्स करवा दिए. लिसनर्स की अप्रोच में प्रॉब्लम ये थी कि अगर तुमने सिर्फ एक मेथड ओवरराइड करना है तो फिर भी अनफॉर्चुनेटली तुम्हें सारे लिखने पड़ते थे. इससे बचने के लिए हमने अडेप्टर्स बना लिए. अडेप्टर्स हमारे पास थे, उनको हमने यूज़ कर लिया. अडेप्टर्स की समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दुनिया का हर काम एक्चुअली लिसनर से हो जाता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बुक में अडेप्टर्स है तो हमें करना पड़ा. फिर अडेप्टर की अप्रोच में प्रॉब्लम ये थी कि सिंगल इनहेरिटेंस मॉडल है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते. उसका इलाज इनर क्लासेस है, ठीक है. और अगर इससे भी और साफ सुथरा काम करना है तो इवन एनोनिमस इनर क्लासेस होती हैं, ठीक है. अब तुम्हें मिनिमम क्या चाहिए? तुम्हें लिसनर आने चाहिए. ये जावा का इवेंट हैंडलिंग मॉडल है. जावा इवेंट्स कैसे हैंडल करता है? लिसनर्स के जरिए से. खत्म बात. तुम्हें अडेप्टर्स नहीं समझ आते, तुम्हें इनर क्लासेस नहीं समझ आती, तुम्हें ये चीज़ें नहीं समझ आती, तो डजंट रियली मैटर. उससे इवेंट हैंडलिंग का कोई ताल्लुक नहीं. तुम इवेंट्स फिर भी संभाल सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस तुम बना सकते हो. जाहिर बात है तुम्हारे कोर्स में है तो एग्जाम के लिए तुम्हें मुश्किल होएगी, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ तक, इस जगह तक इवेंट हैंडलिंग खत्म हो जाती है. इसके आगे वो सोने पे सुहागे वाली चीज़ें हैं कि अगर तुम ये कर लेते हो तो ठीक है. इसकी तरफ जाने का मौका कभी दोबारा नहीं मिलना पूरी किताब में. ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है. एक हफ्ता तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, एप्लीकेशन बनानी चाहिए, उस पर बटन्स के साथ चीज़ें हैंडल करनी चाहिए. जो पीछे तुमने फ़ोन बुक बनाई है वो फ़ोन बुक GUI पे बननी चाहिए अब. यानी GUI पे वो बनाओ है कि भाई, मतलब कहते हो तो मैं खाका बना के दे देता हूँ, वो बनाने की कोशिश कर लेना, लेकिन ये अपनी ही वो साइंस है कि कैसे वो बनाते हो. मतलब मेरा एक रफ सा आइडिया ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च, ये एक टैब बना हुआ है ना, ये एक टैब सा बना हुआ है, ठीक है. और इस तरह से टैब बना हुआ है इधर, और इस तरह से टैब बना हुआ है इधर. तो मैं सर्च करूँ, मैं ऐड करूँ, और तीसरा क्या था, डिलीट करना, ठीक है. तो मैं सर्च दबाऊँ तो यहाँ पे सर्च का फॉर्म खुल जाना कि बताओ भाई किस बंदे को सर्च कर रहे हो फ़ोन बुक में, ठीक है. आईडी बनाओ और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है ओके का. समझ गए ना कि मैं फ़ोन बुक में सर्च करूंगा तो मैं बताऊंगा किसको सर्च करना, ओके दबाऊंगा, उसका रिकॉर्ड मेरे सामने खुल जाएगा. अगर मैं ऐड के पैनल पे आता हूँ, ऐड को दबाता हूँ, तो ये गायब हो जाएगा. इसको टैब्ड पेन कहते हैं. ये टैब्ड पेन्स हैं, इनको पता नहीं उस पर क्या कहते हैं. समझ गए ना यार, ये टैब्स हैं, कैसे बताऊं. मतलब इस पे क्लिक करते हो इसकी टैब आ जाती है, इस पे क्लिक करते हो इसकी टैब आ जाती है, इस पे क्लिक करते हो इसकी टैब आ जाती है. अब इसको संभालना काफ़ी मुश्किल काम है टैब पेन्स को, तो इसलिए ये वाला एग्जांपल दिया है कि इसको करने की कोशिश करना. ये तीनों अलग-अलग करना काफ़ी आसान है, लेकिन तीनों को इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है. मसला ये है कि नेक्स्ट टाइम टॉपिक DB है, डेटाबेस, तो GUI से कोई ताल्लुक नहीं उसका. GUI गया, बस GUI फौत हो गया. तो इसकी प्रैक्टिस बस इसी हफ्ते तुम्हें मिलेगी. अगले हफ्ते 2 क्लासेस में वो है DB है, वो 2 क्लासेस में ही ख़त्म होती है, तो दोनों में ही करके हम उसको दी एंड करेंगे. चलेगा?